नमस्कार साथियों। आज हम भाषा के विषय में जो सामान्य जानकारी लेंगे और हमारी भाषा रहेगी हिंदी। इन हिंदी में किस प्रकार वर्ण, शब्द, वाक्य की संरचना के रूप में देखेंगे कि किस प्रकार भाषा के प्रकार होते हैं, भाषा किसे कहते हैं। और ये जो कक्षा है जो हम ले रहे हैं अभी, ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में और सामान्य जो 6 टू 12 आरबीएससी हो, सीबीएसई हो, कोई स्टूडेंट हो, उनके लिए भी उपयोगी रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा। हिंदी के अंदर जो भाई हम देखें, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, इनमें सबसे पहली मूल बात देखें तो भाषा शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में देखें। तो आज हमारा जो टॉपिक है भाषा की सामान्य जानकारी, उसमें भाषा शब्द की उत्पत्ति एक संस्कृत की भाष धातु है उससे हुई है। अब आप कहेंगे कि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो फिर आप संस्कृत की इस भाष धातु का नाम क्यों ले रहे हैं? तो ऐसा समझना आप, सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हिंदी है, हिंदी भाषा, इसकी जननी है संस्कृत भाषा। यानी संस्कृत भाषा को वेद वाणी, देववाणी कहते हैं और संस्कृत भाषा को समस्त भाषाओं की जननी कहते हैं। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा भी है। तो इस कारण हम देखें तो संस्कृत की जो मूल भाषा है संस्कृत, उसमें जो संस्कृत की एक भाष धातु है, उस भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। भाष शब्द जो धातु है, इस शब्द का हम अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है बोलना या अपने मन के विचारों को प्रकट करना। तो भाषा हमारा टॉपिक क्या आज है? भाषा का सामान्य परिचय। भाषा का सामान्य परिचय। अब पहला हम देखें, इसमें टॉपिक के रूप में जो लेते हैं तो पहले भाषा शब्द की सामान्य जानकारी लेते हैं। भाषा, भाषा मैंने आपको अभी बताया, भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु। कौन सी धातु? भाष धातु। हाँ, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। से हुई है, जिसका अर्थ है विचार प्रकट करना या बोलना। विचार प्रकट करना। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वह संस्कृत की भाष धातु से हुई है और जिसका अर्थ क्या है? विचार प्रकट करना। अब आप ये देखेंगे संस्कृत का यदि हम सामान्य परिचय है तो संस्कृत के बारे में हम अलग से जो कक्षा लेंगे। तो अब दूसरी बात ये, भाषा शब्द की परिभाषा क्या है? तो भाषा की परिभाषा हमारा दूसरा जो पॉइंट रहता है इसमें, भाषा की परिभाषा। अब वैसे देखें ना तो भाषा है, इसके परिभाषा के संबंध में देखें तो कई विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन उससे सबसे जो सामान्य परिभाषा के रूप में देखें तो भाषा की परिभाषा यह है अपने मन के विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें कि मान लीजिए आपके मन के अंदर कुछ विचार चल रहे हैं, किसी को पता नहीं है आसपास में, और आप बैठे हैं और सामने कोई मान लीजिए बैठा है और उसको आपको जो अपने विचार है उन तक पहुंचाने हैं। तो आप अपने विचारों को, मन के जो विचारों को उन
उनके माध्यम से यानी उन तक पहुंचाएंगे। किस माध्यम से पहुंचाएंगे? वो माध्यम भाषा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए आपने एक पेज पर लिख के और उसके सामने किया, तो वो समझ जाएगा कि क्या चीज है, ये क्या कहना चाहता है। तो मान लीजिए आपके जो मन के विचार है आपने लिखित माध्यम से उनको बता दिए, तो जो माध्यम है उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। अब उसी प्रकार आपने मान लीजिए अपने मन के विचारों को बोल करके प्रकट कर दिया, या मान लीजिए आपने अपने मन के विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि आपने क्या किया, अपने मन के विचारों को या तो आप लिखकर प्रकट करेंगे, और या आप क्या करेंगे, बोलकर प्रकट करेंगे, और या क्या करेंगे, संकेत के रूप में प्रकट करेंगे। तो 3 माध्यम रहेंगे। तो ये माध्यम क्या कहलाएंगे? भाषा कहलाएंगे। यानी मन के विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। अब आप ये कहेंगे कि माध्यम कितने, तो मैंने आपको बताया कितने, 3 है। अर्थात भाषा के रूप में हम प्रकार देखें तो भाषा के प्रकार कितने, 3 प्रकार है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो हम भाषा की परिभाषा लिख लेते हैं पहले। भाषा की परिभाषा तो साधारण शब्दों में देखें, मन के विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। मन के विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। कितनी सरल परिभाषा है भी, आप एक बार पढ़ने में भी याद कर लेंगे यदि आप समझेंगे कि मन अर्थात अपने मस्तिष्क के अंदर जो उपजे विचार हैं उन विचारों को आप प्रकट कर रहे हैं, यानी सामने वाले किसी को बता रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, और वह प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखें भाषा के अब जो प्रकार है उस प्रकार के बारे में देखते हैं। तो भाषा के अगला टॉपिक रखते हैं हम, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार भाषा के प्रकार मैंने आपको अभी बताया कि भाषा के प्रकार कितने, 3 हैं। तो भाषा के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से भाई? तो देखो भाषा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। तो भाषा के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार हुए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब इन तीनों प्रकारों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला हम जो टॉपिक रखते हैं इसमें कौन सा, कि मौखिक भाषा। नंबर 1 है मौखिक भाषा क्या है, इसकी क्या विशेषता है, और एक आपको यह ध्यान रखना है कि इन तीनों भाषाओं में जो विचार प्रकट करने का सबसे सरल माध्यम कौन सा है। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए आपको मैंने कहा कि आपके मन के अंदर विचार आए हैं और सामने वाला स्पष्ट समझना चाहिए, और ऐसा कौन सा विचार जो आप प्रकार है, माध्यम है, जिस माध्यम से आप सामने वाले को स्पष्ट समझा सकते हैं। तो देखें मौखिक, लिखित, सांकेतिक, इसमें सबसे सरल माध्यम कौन सा है? मौखिक। सबसे सरल अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम, सबसे सरल माध्यम मौखिक भाषा है। और इसमें सबसे कठिन देखें तो वो सांकेतिक भाषा है।
ये सबसे कठिन माध्यम है। कहने का मतलब है, आप मान लीजिए किसी को संकेत करके और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो संकेत के माध्यम से सामने वाला आपके विचारों को समझे या नहीं समझे। इसी कारण हम देखें, जो बोल करके आप अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, उसके माध्यम से सामने वाला पक्का समझ जाएगा। तो देखें, मौखिक भाषा, तो इसमें इसकी कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं। यह है विचार प्रकट करने का, विचार प्रकट करने का सबसे सरल माध्यम है। विचार प्रकट करने का सबसे सरल माध्यम है। इसमें मन के विचारों को, मन के विचारों को बोल करके प्रकट किया जाता है। प्रकट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखें तो हम मौखिक भाषा के बाद में जो लिखित भाषा ले लेते हैं। लिखित भाषा, लिखित भाषा, लिखित भाषा के रूप में देखें तो यह, सॉरी, इसमें मन के विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। लिखकर प्रकट किया जाता है। और लिखित भाषा के रूप में देखें तो आप अर्थ ग्रहण की दृष्टि से शब्द के अंदर जो वर्तनी शुद्धि के रूप में आप देखें, और अपने यानी व्याकरण को मजबूत करने के लिए आपको लिखित भाषा आनी चाहिए। तो नेक्स्ट इसी में लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या रखें हम? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, इसमें मन के विचारों को, मन के विचारों को संकेत स्वरूप प्रकट किया जाता है। और नेक्स्ट यह है मन के विचारों को प्रकट करने का जो सबसे कठिन माध्यम है। तो यह है विचार प्रकट करने का सबसे कठिन माध्यम माना जाता है। कठिन माध्यम है।
आप कहेंगे सांकेतिक भाषा सबसे कठिन माध्यम कैसे है? तो देखें, मान लीजिए एक बालक है और उस बालक ने कोई एक प्रोग्राम के अंदर, मान लीजिए कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम में अच्छी प्रस्तुति दी है और आपको अच्छी लगी तो आपने तालियां बजाई। मान लीजिए ठीक उसी प्रकार एक बच्चा किसी दौड़ प्रतियोगिता में भाग रहा था और उसी दौरान आप देखें कि एक बालक गिर गया और कुछ भीड़ थी पास में जो बेटा, उस भीड़ ने उसके गिरने के कारण तालियां बजाई। एक बच्चा उसी भीड़ में से आप देखें उस रेस प्रतियोगिता में जो जीत जाता है तो क्या करते हैं, वही भीड़ उन्हें तालियां बजाती है। इससे आप, मेरे कहने का मतलब है, इशारा तालियों का है लेकिन वो सब जगह समान नहीं है, सब जगह अलग अलग अर्थ निकाल रहा है। तो याद रखें, जो मन के विचारों को प्रकट करने का माध्यम संकेत स्वरूप रख रहे हैं आप, वो सबसे कठिन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो भाषा के प्रकार हैं, तो भाषा के प्रकार के बाद में देखें कि भाषा की परिभाषा है, भाषा की जो शब्द की उत्पत्ति है और भाषा के प्रकार है, ये सब ले लिया हमने। अब हम देखते हैं कि भाषा की इकाइयां कितनी है। तो भाषा की इकाइयों के रूप में देखें तो आप देखते हैं वर्ण, शब्द, वाक्य, ये तीन आप देखते हैं भाषा की इकाइयां। सबसे पहले उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो भाषा की इकाइयां, भाषा की इकाइयां कितनी इकाइयां होती हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया ही है कि भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं, 3 इकाई होती है। तो भाषा की तीन इकाइयां होती हैं। तीन इकाइयां होती है। कौन कौन सी होती है? तो देखें, पहली है वर्ण, दूसरी है शब्द और तीसरी है वाक्य। अब सबसे पहले तो हम वर्ण के बारे में देख लेते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, आप यह देखें कि भाषा की वर्ण सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई के रूप में देखें तो आप वाक्य को माने, लेकिन आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि सब अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो शब्द है। कैसे? आप देखें पहले वर्ण, जब हम लिखते हैं, मान लीजिए ये क है, ख है, ग, ये क्या चीज है? वर्ण है। और अब इस जो वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क, इसका मतलब हम बोलेंगे ककार, खकार, गकार। तो कहने का मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आप छोटी कक्षाओं में बोल रहे थे कि कै यानी कबूतर होता है। अब हालांकि हम देखें कै यानी कबूतर नहीं होता है। आप लिखेंगे कबूतर शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, तो कहने का मतलब है इसको आप बोलेंगे ककार। अब यह कोई अर्थ नहीं निकल रहा। और इसी प्रकार आप देखें तो आप मान लीजिए एक य का है, एक य है, अ, और इसके साथ में म है और अ और ल। अब यह इतने वर्ण मिलकर के, कितने वर्ण मिलके, अब देखें 3 और 3 6 वर्ण मिलकर के अब एक शब्द की रचना करते हैं। वो शब्द है कमल। आप देखें ये शब्द है, ये वर्ण है, ये शब्द है। अब एक कमल शब्द है, इसका अर्थ है, लेकिन हालांकि इसका कोई भाव नहीं है। दोबारा देखें, वर्ण है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। शब्द है, ये भाषा की
वह इकाई है जो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी है। भाषा की अर्थ के आधार पर हम देखें तो दो इकाइयां, शब्द और वाक्य दोनों अर्थ देंगे, लेकिन शब्द एक ऐसी इकाई है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर है। आप देखेंगे कि मान लीजिए, अब एक और आगे हम स्टेप पर चलते हैं कि आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि भाव के आधार पर भाषा की कौन सी इकाई है, भाव का आधार, यानी उनका भाव भी निकलना चाहिए। तो इन तीन इकाइयों में भाव किनका निकलता है? वाक्य का। एग्जाम्पल, मैंने आपको एक शब्द दिया है और एक वर्ण दिया है। मैंने आपको कहा है कि अब इसका कोई भाव निकलता है, आप कहेंगे अर्थ ही नहीं निकलता है। मैंने आपको कहा कि इसका कोई भाव निकलता है, तो आप कहेंगे इस शब्द का अर्थ निकलता है कमल एक पुष्प है और कमल एक लड़के का नाम भी हो सकता है। कहने का मतलब है कमल एक संज्ञा शब्द है। ये आपको अर्थ पता चला। लेकिन मैंने आपको कहा कि कमल अच्छा है, या मान लीजिए मैंने कहा कमल घर जा रहा है, कमल घर जा रहा है। इसका मतलब आप समझ गए कि इस वाक्य के अंदर एक लड़के की बात कर रहे हैं और वो लड़का घर जा रहा है, तो ये उस वाक्य के अंदर क्या निकला? भाव निकला। तो कहने का मतलब है इस भाव, वाक्य है ना, इसमें भाव निकलता, शब्द में भाव नहीं निकलता। तो आपको ऐसा पूछ लिया जाए निम्न में से भाव के आधार पर भाषा की इकाई है, तो ऑप्शन राइट करें आप वाक्य। और यदि आपको ऐसा पूछ लिया जाए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप करेंगे शब्द। और आपको ऐसा पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप करेंगे वर्ण। अब आप देखें, अब वर्ण है, दो या दो से अधिक वर्णों से किसकी रचना होगी? शब्द की। और दो या दो से अधिक जो शब्दों के किसकी रचना होगी? वाक्य की। लेकिन याद रखना, इसमें भी आप भूल मत करना, सामान्य शब्दों में आप यदि ऐसा कहें तो इसमें कई कमी निकाल सकते हैं। आप दो या दो से अधिक वर्णों के रूप में लेते हैं तो शब्द की रचना होती है, लेकिन शब्द सार्थक हो या निर्थक हो इसका कोई पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब है मैंने इन दो शब्दों, दो वर्णों को लिया है या दो से तीन वर्णों को लिया है और फिर मैंने ऐसे लिख दिए। अब मान लीजिए ये कोई शब्द थोड़ा ही बनाया। तो कहने का मतलब समझे आप यदि कोई दो या दो से अधिक वर्णों से कोई शब्द की रचना करते हैं तो शब्द बन जाएगा, लेकिन वो शब्द सार्थक बने या निर्थक, यानी अर्थ देने वाला बने या अर्थ नहीं देने वाला बने, उसकी कोई इसमें गारंटी नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि तो फिर इसका मतलब शब्द कई प्रकार के होते हैं। शब्द कई प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर हम देखें तो शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। निर शब्द का अर्थ होता है अभाव, अर्थ यानी अर्थ नहीं देने वाला या अर्थ का अभाव। और सार्थक, इसमें से पलत अर्थक, अर्थात हम देखें से को अर्थ के साथ में जोड़े, से का मतलब होगा सहित, अर्थ सहित। तो जो अर्थ देगा वो सार्थक है, अर्थ का अभाव रहेगा वो निर्थक है। अब बात आती है शब्द के बाद में कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप वर्ण से शब्द बना लेते हैं, लेकिन अब शब्द से वाक्य बना रहे हैं, तो याद रखना आपको यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि एक मान लीजिए वाक्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और उसमें ऐसा प्रश्न सबसे पहले आपको देखने को मिले कि दो या दो से शब्दों से मिलकर वाक्य की रचना होती है। अब उसमें यह सही है, लेकिन इसको गलत किया जा सकता है ऑप्शन के आधार पर। मैंने आपको बताया कि आप उसमें देखना शब्द होने चाहिए सार्थक, उसका कर्म भी होना चाहिए सार्थक। तो सबसे सटीक वाक्य की परिभाषा आप देखें तो आप रखना सार्थक शब्दों का सार्थक योग वाक्य कहलाता। सार्थक शब्दों का यानी अर्थ देने वाले शब्दों का, सार्थक शब्दों का सार्थक योग क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो इन दोनों के बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले अब हम किसके बारे में देखते हैं? वर्ण के बारे में देखते हैं। वर्ण की परिभाषा जानेंगे, वर्ण के प्रकार जानेंगे, और प्रकार में हम जो प्रकार लेंगे उनकी भी परिभाषा जानेंगे। तो देखें वर्ण। तो
हाँ, तो देखें, अब हम वर्ण की परिभाषा लेते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है वर्ण के प्रकार। तो देखें, उदाहरण के तौर पर इसमें लिखें तो हम लिख सकते हैं, उदाहरण तो क च ट और अ ये उदाहरण हो गए। अब देखें वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार की बात आती है तो वर्ण के प्रकार होते हैं दो। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते भाई? तो आप देखें, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। आप कहेंगे ये क्या है? तो देखिए, अब है तो भाषा की इकाइयां, ये उप इकाइयां मान लेंगे। आप ये देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। आप अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए आप कुछ वर्ण, शब्द, जो भी ध्वनि निकालते हैं, अब जो ध्वनि निकालेंगे वह ध्वनि है, ये ध्वनि है सबसे छोटी ध्वनि। अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है? वर्ण है। और अब आप देखें कि इस ध्वनि के रूप में देखें कि ध्वनि दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। समझ गया? तो वर्ण को हम ध्वनि के रूप में ले रहे हैं। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसी परिभाषा आ जाए तो आप ध्यान रखना, अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए यदि किसी स्वतंत्र इकाई का प्रयोग कर रहे हैं, ध्वन्यात्मक स्वतंत्र इकाई, तो वो क्या कहलाएगा? स्वर। और अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए अस्वतंत्र ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं तो व्यंजन। दोबारा सुनिए, मैंने आपको कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप क्या सीख रहे हैं कि मान लीजिए आप बोल रहे हैं, अपने मन के जो विचार निकल रहे हैं, इसमें बोलने के लिए आप ये क्या ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं? ध्वनि निकल रही है, अपने वाक यंत्रों से क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है। और अपने वाक यंत्रों से जो ध्वनि निकलती है, इसमें एक वाक्य मान लीजिए का, अब ये छोटी ध्वनि है तो ये छोटी इकाई बन गई भाषा की। और मैंने आपको कहा कमल घर जा रहा है, तो एक बड़ी ध्वनि हो गई, तो ये क्या हुआ? शब्द बन गया। अब मैंने आपको कहा कि मान लीजिए मैंने आपको कहा अब का नाम बोला है, इसमें एक ही ध्वनि आई है, तो यह स्वतंत्र नहीं। और ये एक ही ध्वनि बोलने के लिए मैं अब इसमें किसी कोई ध्वनि दूसरी नहीं है, ई कोई दूसरी ध्वनि नहीं आई है, इसका मतलब ये स्वतंत्र ध्वनि है। और स्वतंत्र ध्वनि कौन सी होगी? स्वर होगी। दोबारा आप सुने, मैंने आपको ऐसा कहा है, मन के विचारों को प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और भाषा के रूप में आप ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, अपने वाक यंत्रों से आप ध्वनि निकाल रहे हैं। और उस ध्वनि के रूप में देखें तो मुख से उच्चरित, अपने मुख से उच्चरित हो रही है, मुख से उच्चरित स्वतंत्र ध्वनि स्वर कहलाती है, और मुख से उच्चरित अस्वतंत्र ध्वनि व्यंजन कहलाती है। अब आप कहें व्यंजन की हमने परिभाषा दूसरी एक और भी पढ़ी है, तो वो भी है। आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं व्यंजन की परिभाषा में कि मुख से उच्चरित वह ध्वनि जिसमें स्वर की सहायता हो, अर्थात वह वर्ण
जो स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो कहने का मतलब समझ गए आप, स्वर किसे कहते हैं कि मुख से उच्चरित स्वतंत्र ध्वनि स्वर कहलाती है। आपके याद करने में सबसे सरल परिभाषा है वो ये रहेगी कि मुख से उच्चरित स्वतंत्र ध्वनि स्वर कहलाती है और मुख से उच्चरित अस्वतंत्र ध्वनि व्यंजन कहलाती है। अब आप वापस अपने मन को प्रश्न करेंगे कि अस्वतंत्र ध्वनि क्यों है, तो आप याद रखना कि यह व्यंजन अस्वतंत्र ध्वनि इसलिए है क्योंकि इसको उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। तो दोनों की परिभाषा लिखते हैं हम। स्वर क्या परिभाषा है? स्वर, स्वर किसे कहते हैं? तो देखें, मुख से उच्चरित, मुख से उच्चरित स्वतंत्र ध्वनि, मुख से उच्चरित स्वतंत्र ध्वनि को स्वर कहते हैं। मुख से उच्चरित स्वतंत्र ध्वनि को स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देखें यहाँ पर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11 और संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13। आप दोनों को कॉमन लें तो याद रखना उसमें कौन से आएंगे वो भी हम देखेंगे। दो कौन से ऐसे वर्ण जो स्वर की दृष्टि से वह संस्कृत में ज्यादा है। तो देखें आप, मुख से उच्चरित स्वतंत्र ध्वनि को स्वर कहते हैं। यह स्वर की परिभाषा हो गई। अब स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, अब देखें स्वर के सॉरी एक मिनट, स्वर लिख लेते हैं पहले। जो स्वर है वो लिख लेते हैं, स्वरों की संख्या ये पॉइंट डालते हैं, ये थोड़ा नीचे रख लेंगे हम। तो देखें हमारा टॉपिक यहाँ रहेगा स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। अब स्वरों की संख्या के रूप में देखें तो स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? तो एक मैं यहां लिख रहा हूं जो नीचे, ताकि हम समझ लें कि यह क्यों लिखा है, उसका भी कारण जानेंगे। देखें, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। 3 3 6 3 9 1 10 1 11 11 हो गई। अब मैंने इसको यहां क्यों लिखा, री को इसलिए यहां लिखा कि हम एक नोट लगा के लिखेंगे कि संस्कृत में स्वरों की संख्या
जो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 13, उसमें एक री और होता है, वो होता है बड़ा री। और वो कैसे बनता है, ये छोटा री है और ये बड़ा री बन गया। अब ये बड़ा री है, ये किस में होता है, संस्कृत में होता है। एक संस्कृत में और स्वर होता है, वो कौन सा होता है, लरी। तो याद रखना ये दो स्वर हैं, ये प्लस एक्स्ट्रा होते हैं किसमें, संस्कृत में। तो संस्कृत में इनको मिला के संख्या हो जाती है 13, जबकि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। तो नोट संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है, 13। उसमें मैंने आपको अभी बताया कि एक तो री बड़ा होता है और एक लरी होता है। ये दो है, ये संस्कृत के प्लस होते हैं। ये हम देखें टोटल 11 स्वर हैं, वह हिंदी वर्णमाला के ये हैं। अब हमने देखा कि स्वरों की किस प्रकार, स्वरों की परिभाषा क्या है, स्वरों की संख्या क्या है। अब स्वरों के प्रकार और देख लेते हैं, क्या इनको हम किसी में बांट लेंगे। एक आपने हो सकता है ऐसा विचार किया हुआ होगा कि एक हम छोटी कक्षाओं में जब सीख रहे थे तो इसके बाद में एक ऐसा भी नाम लिखते थे, वो क्या था, यह। इनकी अलग चर्चा करेंगे। ये दोनों अयोगवाह ध्वनियां हैं। आप कहेंगे ये अयोगवाह ध्वनियां क्यों हैं, तो आप याद रखना ये अयोगवाह ध्वनियां क्यों हैं, इसके बारे में यदि आप देखें तो इनका योग सदैव स्वरों के साथ में होता है, कभी भी व्यंजन के साथ में यह नहीं लगती। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अयोगवाह ध्वनियां अलग लेंगे पॉइंट, उसमें ये देख लेंगे। तो नेक्स्ट जो स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। अब आप स्वरों के प्रकार के बारे में देखें तो सामान्यतः कहीं भी ऐसा पूछ लिया जाए कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं तो आप 2 बताएंगे, लेकिन याद रखना स्वरों के प्रकार 3 भी होते हैं। आप कहेंगे वो कैसे, तो आप देखें स्वरों के प्रकार के रूप में हम देखें तो हम आधार बनाते हैं मात्रा को। याद रखना किसको आधार बनाते हैं, मात्रा को। थोड़ा समझने का प्रयास करना आप, किनको आधार बनाएंगे, मात्रा को। और मात्रा को आधार बनाएंगे, और मात्रा किनका प्रतीक है, समय का प्रतीक है। यदि आपको यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वरों के अंदर जो हम प्रकार ले रहे हैं, हम अभी ह्रस्व स्वर और साथ में हम एक दीर्घ स्वर लेंगे, अब दोनों में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे कि उसमें छोटी मात्रा लगती है और उसमें बड़ी मात्रा लगती है। लेकिन मात्रा छोटी बड़ी का मतलब क्या हुआ, आधार क्या है, मात्रा का आधार क्या है, तो मात्रा किसका प्रतीक है, समय का प्रतीक है। यदि आप
ह्रस्व स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, उससे दुगुना समय बोलने के अंदर देखें आप, उससे दुगुना समय किसमें लगेगा? दीर्घ स्वर में लगेगा। और उससे फिर आगे देखें तो आप तीसरा प्रकार लेंगे प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर के अंदर आप देखें तो उसके अंदर ह्रस्व स्वर जो बोल रहे हैं उससे उसमें तिगुना समय लगेगा। तो याद रखना, आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि मात्रा किसका प्रतीक है, आप कहेंगे कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मात्रा समय का प्रतीक है, यह समय का द्योतक है। और मात्रा क्या चीज है? आप देखेंगे मात्रा समय को दर्शाती है। ये उस जो वर्ण है, उस वर्ण के, मान लीजिए कोई अब शब्द बना रहे हैं, उस शब्द के अंदर आपने छोटी मात्रा लगाई या बड़ी मात्रा लगाई, उसके उच्चारण के अंदर समय का प्रतीक है, उसके अंदर कितना समय लगना चाहिए। तो याद रखना यह चीज। तो स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, स्वरों के दो प्रकार हैं। यह स्वर दो प्रकार के होते हैं, और एक कौन सा हुआ मैंने आपको बताया, जिसको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और एक है दीर्घ स्वर। अब इसमें प्रकार के रूप में लेंगे तो उससे पहले यहां देख लेते हैं आप, यहां पर जिनके मैं जो घेरा बना रहा हूं वो ह्रस्व स्वर है। 1 2 3, ए ई उ, एक री। यह कौन से स्वर है? ह्रस्व स्वर है। और यदि आपके संस्कृत की बात आती है तो संस्कृत के अंदर यह ली भी शामिल होता है, लेकिन आपके हिंदी के अंदर जो आप देखें तो 1 2 3 4, ये चार कौन से हैं? ह्रस्व स्वर है। बाकी आप देखें आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सभी किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में आएंगे। तो देखें अ ई सॉरी उ और री। और इसके अंदर देखें आप तो आ ई उ और अ ऐ ओ ओ। कितने हुए? 3 3 6 1 7 4 11। और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में आप देखें तो इसके अंदर क्या होती है? मात्रा है वो छोटी और इसमें बड़ी मात्रा लगती है। कहने का मतलब यह है, जबकि हम मात्रा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा नोट लगा के लिखते हैं। यहां पर स्वरों के प्रकार का आधार, प्रकार का आधार मात्रा को बनाया गया है। मात्रा को बनाया गया है तथा मात्रा
समय का प्रतीक है, समय का प्रतीक है। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात देखें तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दीर्घ स्वर के उच्चारण में दुगुना समय लगता है। क्या लगता है? दुगुना समय लगता है। और एक नोट और डालते हैं, ये वाला नोट डाल लेते हैं। अब इसमें क्या चीज है देखें कि मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अब एक अन्य प्रकार लिया जाता है, यानी स्वरों का तीसरा प्रकार लिया जाता है, और तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे वो भी हम देखेंगे। और दूसरी चीज यह है कि प्लुत स्वरों के अंदर आप देखें तो मात्रा कितनी लगेगी। तो मैं आपको बताऊं कि मात्रा उसमें 3 लगेगी। आप बोल रहे हैं कि झूठ बोलेंगे, हमने तो आपको ऐसा लिखते तो कभी नहीं देखा। ऐसा भी लिखा है हमने, ऐसा भी लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। कभी लिखा आपने? नहीं लिखा। तो लिखा भी नहीं जाता है, आप कैसे लिखेंगे? आप ये ऐसा नहीं लिखते हैं तो लिखा भी नहीं जाता है। ये दो तो आपने लिखे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्वरों के अंदर मात्रा को आधार बना के और फिर यदि आपने प्रकार लिए हैं तो मूल रूप से प्रकार 2 ही है। लेकिन मैंने कहा तीसरा प्रकार भी होता है, और तीसरा प्रकार कौन सा है? प्लुत स्वर। और उसमें मात्रा कितनी लगती है? 3। 3 मात्रा लगने का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने किसी इस शब्द के 3 मात्रा लगानी है, तो वो लिखा इस प्रकार जाएगा, इस प्रकार जाएगा। आप बोलते हैं ना कि इस प्रकार, मान लीजिए कोई दूसरे को आवाज लगाते हैं कि अरे या के, यानी कहने का मतलब उस मात्रा पर आपने जोर लगाया, और इसी कारण क्या हुआ, उसमें 3 मात्रा गिनी गई है, लेकिन हालांकि आपने लगाई नहीं है। तो कहने का मतलब है ये लिखने के अंदर ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। किसी भजन गायन के अंदर 3 मात्राओं का प्रयोग लेवत तरीके से होता है, और इस कारण हम उसको प्लुत स्वर की दृष्टि से देखते हैं। तो ले लेते हैं हम तीसरा पॉइंट एक और, कि प्लुत स्वर क्या चीज है। स्वरों का तीसरा प्रकार प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर प्लुत स्वर होता है और इसमें
इसमें स्वरों की संख्या 8 होती है। देखेंगे अभी कौन कौन सी 8 होती है। इसका प्रयोग जब इसका प्रयोग एक मिनट, तीन मात्राओं के रूप में होता है। तीन मात्राओं के रूप में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लें आप, जैसे तो के ऐसे। अब इसके अंदर जो प्लुत स्वर हैं, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं वो लिख लेते हैं हम। तो इसमें ये जो दीर्घ स्वर वाले सारे हैं और इसे री है। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये क्या चीज है? ये प्लुत स्वर की श्रेणी में आएंगे। तो आपने आज पढ़ा क्या है? आपने आज पढ़ा स्वर और भाषा का परिचय लिया सामान्य। उसके बाद आज आपने पढ़ा स्वर, स्वर के परिभाषा, स्वर की संख्या और साथ साथ में स्वर के प्रकारों के बारे में जाना। और आगे हम नेक्स्ट कक्षा के अंदर इसमें देखें, आगे आप जो हमने इकाइयां ली थी ये हमने पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में, भाषा की दूसरी इकाई शब्द, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलग अलग कितने प्रकार हैं शब्द के, उसका आधार मानकर शब्द का जो प्रकार निकालेंगे, सबकी परिभाषा जानेंगे। और उसके बाद में आगे की क्लास रहेगी वाक्य के बारे में जानेंगे। तो आज बस इतना ही। आप जुड़े रहे हमारे साथ यूं ही, आपका स्नेह और विश्वास हमारे साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद।